सुस्वागतम। मैं नीतीश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या आवश्यकता है उसकी, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है जैसे वायुमंडल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो जो आपका अंतरिक्ष है, ठीक है, तो अंतरिक्ष का रंग क्या है, वो है आपका काला। ठीक है। अब अंतरिक्ष का रंग जो है वो काला हमको क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ही कहीं पर हम जो लोग जाते हैं अपने वायुमंडलीय क्षेत्र को हम लोग बाहर छोड़ेंगे, तो वायुमंडलीय क्षेत्र के बाहर छोड़ने के बाद हमें अंतरिक्ष का रंग जो होगा वह कैसा दिखाई देने लगेगा, काला दिखाई देने लगेगा। ठीक है। अब जब अंतरिक्ष का रंग काला है तो हमें रंग कौन सा दिखाई देता है, तो हमें रंग दिखाई देता है नीला, या फिर हमें रंग दिखाई देता है लाल, या फिर हमें रंग दिखाई देता है नारंगी। ठीक है। अब जो हमारे को आसमान का रंग दिखाई देता है कैसा, नीला रंग दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है, या फिर नारंगी रंग दिखाई देता है, वह किसके कारण दिखाई देता है, तो यह वायुमंडल के जितने भी परत हैं, जितने भी मंडल हैं, इनके ही कारण यह भिन्न भिन्न प्रकार के रंग जो होते हैं हमें आसमान के दिखाई देते हैं। और उसका जो कारण होता है वो होता है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। तो जब सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उस प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो हमें आसमान में विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में हमको लाल रंग और नारंगी रंग दिखाई देता है, और जब श्वेत प्रकाश हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस समय में होता क्या है कि ओजोन परत के कारण हमें आसमान का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है। अब ये जो आपका ये जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित कर रहे हैं, इन प्रदर्शनों का कारण क्या है, तो हमारा जब कभी भी कोई भी श्वेत प्रकाश किसी भी पारदर्शी सतह से गुजारा जाता है तो वहां पर होता क्या है कि वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग वेबग्योर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वेबग्योर के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बै नी आ ह टी ना ला। ठीक है। अब इसमें से आपका जो मुख्य जो रंग होते हैं वह आपकी कौन कौन से होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो वह आपकी यही वो रंग है जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं। कौन कौन से, तो नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी रंग का जो होता है वह तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसकी वजह से जो हमको बैगनी रंग होता है वो आसमान में जल्दी दिखाई नहीं देता, या फिर अगर इंद्रधनुष का भी निर्माण हो तो उस समय में भी हमको बैगनी रंग दिखाई नहीं देगा। लेकिन फ्रांस में एक ऐसी जगह है, फ्रांस में जो आसमान का रंग होता है या फिर सूर्य का रंग होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देने लगता है। बाकी आपका पीला, नारंगी, लाल, पीला जब वही आपको दिखाई देगा जब उसकी लालिमा जो होती है धीरे धीरे समाप्त होती है, तो आसमान के ऊपर एक छटा दिखाई देती है, वह आपकी छटा जो होती है वो लगभग पीले रंग की होती है। और नीला, आसमानी, नारंगी, लाल तो आप लोगों ने सामान्य तौर पर देखा ही है। ऐसे ही सर आप आसमान में आंख उठा करके देखेंगे तो आसमान का रंग आपको कैसा दिखाई देगा, तो आसमान का रंग आपको बिल्कुल दिखाई देगा, वो कैसा होगा, नीला दिखाई देगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कैसा होगा, तो उस समय में नारंगी होगा या फिर लाल होगा। उसका कारण क्या है, तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। इन सभी घटनाओं के लिए साथ ही साथ इस पृथ्वी पर हमें बनाए रखने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो आपका वायुमंडल है वह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस वायुमंडल को हम लोग बांट देते हैं टोटल 5 भागों में, लेकिन हम लोग को आज यहाँ पर पढ़ना केवल 4 भागों के बारे में है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। आयन मंडल को ही ताप मंडल के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको या हम थर्मोस्फीयर कहते हैं या फिर इसको हम लोग आयनोस्फीयर के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि वहां पर पूछा जाएगा प्रश्न क्षोभ मंडल के बारे में, लेकिन वहां पर क्षोभ मंडल ना देकर के क्षोभ मंडल की अंग्रेजी दी हुई होती है। तो क्षोभ मंडल की अंग्रेजी क्या होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर और ताप मंडल को थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं। जहां पर आपका क्षोभ मंडल समाप्त होता है और समताप मंडल शुरुआत होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा या फिर उसी को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्पर्श। जहां समताप मंडल समाप्त होगा और आपका मध्य मंडल शुरू होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्पर्श यानी कि समताप सीमा। जहां पर आपका मध्य मंडल समाप्त होकर के आयन मंडल शुरू होता है, उसको हम लोग कहते हैं मध्य सीमा यानी कि मेसोस्पर्श। और जहां आपका आयन मंडल समाप्त होकर के बहिर् मंडल प्रारंभ हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आयन सीमा यानी कि आयनोस्पर्श, या फिर अगर वहां पर ताप सीमा रखा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मोस्पर्श। ठीक है, स्पष्ट हो रही होगी हमारी बात जहां तक हमको लग रहा है। अगर हम पृथ्वी के क्षेत्र के चारों तरफ की इस मंडल की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर से अगर हम भूमध्य रेखा से अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर जो आपके क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है वो लगभग 16 किलोमीटर के करीब में होती है। 16 से 18 किलोमीटर होती है, तो उसको हम लोग 16 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और अगर ध्रुवों से इसकी ऊंचाई को माप दिया जाए, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 8 से 10 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, पहले यह डाटा जो था वो आपका 6 से 8 किलोमीटर माना जा रहा था, लेकिन प्रदूषण के कारण जो है वो आपका यह मंडल थोड़ा सा इंक्रीज किया हुआ है, जिसको अब हम लोग 8 से 10 किलोमीटर के करीब में मान रहे हैं। ठीक है, इसी पृथ्वी के क्षेत्र के चारों तरफ अभी इस समय गर्मी का दिन आ ही गया है। आप लोगों ने फ्रिज में बॉटल रखना तो शुरू कर दिया होगा, छेद करके। छेद ही करते हैं ना, कि जब आप लोग फ्रिज से बॉटल निकाल करके बाहर रखते हैं तो उसके बाद पानी के चारों तरफ वाटर की कुछ लेयर दिखाई देने लगती है। वो वाटर की लेयर कैसे आई, वहीं बॉटल के अंदर का पानी तो बाहर आया होगा, ऐसा नहीं था? अच्छा, उसका कारण यह था कि हमारे चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वह होता है आपका आर्द्रता क्षेत्र, और इस आर्द्रता क्षेत्र में आपके जलवाष्प के कण जो होते हैं वो वाष्प रूप में पाए जाते हैं। जो जल होता है वो आपके पृथ्वी पर 3 रूपों में पाया जाता है, वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था, तरल के रूप में द्रव अवस्था और बर्फ के रूप में ठोस अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में आपका जो जल है वह हमारे पृथ्वी पर व्याप्त है, वायुमंडल में भी, वायु के क्षेत्र में भी और उसके अंदर यानी कि धरातल के अंदर में भी। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह आपका क्या कहलाता है, आर्द्रता क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद 16 किलोमीटर के बाद जो होता है वो आपका समताप मंडल शुरू हो जाता है, और यह 16 से लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इस 16 से 50 किलोमीटर तक जो आपका समताप मंडल है, इसी में आपका एक मंडल पाया जाता है लगभग 32 से 35 किलोमीटर के करीब में। कई किताबें ऐसी हैं जिनमें आपका 32 किलोमीटर दिया है, कुछ किताबें ऐसी है जिसमें 35 किलोमीटर दिया है, तो लोग 32 से 35 मानते हैं इसको। तो 32 से 35 किलोमीटर तक जो है वो आपका एक परत है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन परत। ठीक है, और यह जो आपका ओजोन परत है, इस ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, डॉप्सन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं हम लोग किसमें, डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारी चीजें। इसके बाद 50 किलोमीटर से जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो 80 किलोमीटर तक जो रेंज होता है वह आपका मध्य मंडल कहा जाता है, और 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक की जो सीमा होती है उसको हम लोग कहते हैं ताप मंडल, यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं आयन मंडल। ठीक, एक एक करके इन सारे मंडलों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो आपका क्षोभ मंडल है, इसी क्षोभ मंडल को हम लोग
कुछ और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन मंडल। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। अब क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के भी नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक तौर पर जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मौसम परिवर्तन की घटना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मौसम परिवर्तन की घटना कहां पर होती है? तो वहां पर होती है आपके क्षोभ मंडल में। इसलिए क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि क्या कहा जाता है आपका? बादल का निर्माण, वर्षा, तूफान आदि की जितनी भी क्रियाएं हैं वह सारी आपके कहां पर होती हैं? आपके इसी क्षोभ मंडल में होती है। इसीलिए आपके इस क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। और जहां पर मौसम परिवर्तन की इतनी ज्यादा घटनाएं हो, वह जो होगा वह वायुयान उड़ाने के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए जो आपका क्षोभ मंडल है वह वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो यह जो आपका क्षोभ मंडल हो गया वह क्या हो गया? आपके वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त नहीं हो गया। तो एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं। तो यह जो आपका आद्रता क्षेत्र होता है वो 3 से 4 किलोमीटर तक होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है वो ध्रुवों पर जो है वो आपके 8 से 10 किलोमीटर तक होती है और भूमध्य रेखा से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें मौसम परिवर्तन की घटना होती है। जैसे कि बादल का निर्माण, वर्षा, तूफान आदि मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वह आपके क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह जो होता है वो आपके वायुयान उड़ाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसके बाद 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल का क्षेत्र पाया जा रहा है। इस समताप मंडल में 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है वह आपकी ओजोन परत होती है। और इस ओजोन परत की मोटाई को हम लोग मापते हैं क्या? डॉप्सल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके ओजोन के बारे में बात करना। ठीक है, तो ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, इसी को हम लोग यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के भी नाम से जानते हैं, वह पृथ्वी पर आने से इनको क्या करता है? रोक देता है। और जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से रुक जाती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो इसमें से जो आपका अल्ट्रावायलेट ए है वो अल्फा किरण की तरह व्यवहार करती है, अल्ट्रावायलेट बी जो है वो बीटा किरण की तरह, और अल्ट्रावायलेट सी जो होती है वो गामा किरण की तरह व्यवहार करती है। इसकी जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता सर्वाधिक हो जाती है। इसीलिए जो आपकी अल्ट्रावायलेट सी है वह क्या हो जाती है? सबसे खतरनाक। ठीक है, तो सबसे खतरनाक कौन सी है? तो सबसे खतरनाक जो होगी आपकी अल्ट्रावायलेट सी होगी। ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है कि फ्रेयान या फिर इसी को हम लोग कहते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मानव उद्भिद गैस है। ठीक है,
तो फ्रेयान को हम लोग क्या कहते हैं, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के भी नाम से जानते हैं। यह क्या है, एक प्रकार की मानव उद्भिद गैस है। निकलती कहां से है, तो वो होती है एयर कंडीशनर यानी कि AC। इसके बाद फिर क्या है, रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज, कॉस्मेटिक्स, आदि से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो आपकी फ्रेयान गैस है वो कहां कहां से उत्पन्न होती है, तो वो उत्पन्न होती है AC से, रेफ्रिजरेटर से, कॉस्मेटिक्स आदि से यह उत्पन्न होती है और ओजोन परत को प्रभावित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये सब जो आपके ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। तो अब यहां पर बात आ जाती है क्या, कि ओजोन का सर्वाधिक क्षय कहां हुआ है, तो वो हुआ है आपके अंटार्कटिका में। ठीक है, तो अंटार्कटिका में ओजोन का सर्वाधिक क्षय हुआ है। ओजोन का तीव्र गति से क्षय कहां हुआ, तो वो हुआ है आपके यूरोप में। ठीक है, भारत में ओजोन का अधिक क्षय कहां हुआ, तो ये है आपकी केरल की राजधानी, क्या है वहां की, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि भारत में ओजोन का सर्वाधिक क्षय किस राज्य की राजधानी में हुआ है, तो वह आपके तिरुवनंतपुरम में हुआ है। भारत में ओजोन का कम क्षय कहां हुआ, तो वो हुआ है श्रीनगर में। ठीक है, अब यहां पर जो आपका ओजोन का क्षय हो रहा था, तो इस ओजोन के क्षय को कम करने के लिए 16 सितंबर सन 1987 को एक प्रोटोकॉल जारी किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जारी हुआ, और इस यहां पर आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जारी होने की वजह से ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो आपकी समताप मंडल है, यहां पर एक प्रकार की विशेष हवा चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं जेट पवन। ठीक है, जेट पवन चलती है, और जेट पवन के चलने के कारण जो होता है वो यहाँ पर मौसम का परिवर्तन नहीं होता। तो कौन से मंडल में मौसम का परिवर्तन नहीं होता, तो समताप मंडल में जो होता है मौसम परिवर्तन नहीं होता। लिख देता हूं इसको मैं, मौसम में परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन नहीं होता, और जब मौसम में परिवर्तन नहीं होता तो यह जो आपका समताप मंडल है वह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श हो जाता है। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श। ठीक है, तो यह जो आपका समताप मंडल है वह वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल है जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है, तो यहाँ पर मौसम परिवर्तन नहीं होता, जेट पवन चलती है, जिसके कारण समताप मंडल जो होता है वो वायुयान उड़ाने के लिए
आदर्श माना जाता है, यानी कि वायुयान उड़ाने के लिए वह उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद बात आती है जब आपके मध्यमंडल की, तो इसी मध्यमंडल को हमारे पृथ्वी का सुरक्षा कवच के भी नाम से जाना जाता है। और इसे हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है वो सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो जो आपका मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है। और यहाँ पर जो घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं उल्कीय घटना। ठीक है। और अगर ये जो आपका मध्यमंडल है, यह मध्यमंडल ना होता तो हमारे पृथ्वी के ऊपर न जाने कितने ब्लैक होल हो गए होते। क्यों? क्योंकि जब तारे टूटते हैं तो तारे टूटने के बाद जब वो हमारे इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो यह जो मध्यमंडल होता है उन सारे के सारे आकाशीय पिंड यानी कि उल्का पिंडों को वह ठंडा कर देने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये जो आपका मध्यमंडल है वह क्या करता है कि यहाँ पर जितनी भी उल्की घटनाएं होती हैं उनको समाप्त करने का कार्य करता है। ठीक है। तो मध्यमंडल क्या करता है, यहाँ पर जो आपकी उल्की घटना होती है जैसे कि आपका तारा टूटना, उल्का पिंड आदि की जो घटनाएं होती है वो कहां पर होती है, तो आपके मध्यमंडल में होती है। इसीलिए मध्यमंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है और यह सबसे ठंडा मंडल भी है। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो निम्नलिखित में से सबसे ठंडा मंडल कौन सा हो जाएगा? आपका मध्यमंडल जो है वो सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। इसके बाद जब आपका तापमंडल की बात की जाती है तो यह जो आपका तापमंडल होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहां पर क्या होता है कि उपग्रहों का प्रक्षेपण, उपग्रहों का प्रक्षेपण आयन मंडल में होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपग्रहों का प्रक्षेपण किस मंडल में होता है, तो उपग्रहों का प्रक्षेपण कहां पर होता है, तो आपके आयन मंडल में होता है यानी कि ताप मंडल में होता है। यहां पर और विशेषता क्या है, तो यहां पर है भू चुंबकीय कण पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो आपका तापमंडल है इसी मंडल में क्या होता है कि आपके भूचुंबकीय कण पाए जाते हैं और इसी मंडल के कारण, इसी मंडल के कारण मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग संभव है। ठीक है। तो जो आपका आयन मंडल होता है इसमें भूचुंबकीय कण पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर होता है कि उपग्रहों का प्रक्षेपण जो होता है वो आयन मंडल में होता है। इसी मंडल के कारण मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग जो होता है वो संभव हो पाता है। यह जो आपका तापमंडल है इसी तापमंडल में, तापमंडल में अरोरा ज्योति पाई जाती है। तो यहां पर जो आपकी एक दीप्त प्रकाश होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अरोरा ज्योति, यानी कि ये जो आपका एक प्रकाश दीप्ति है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश दीप्ति। ठीक है। तो ये जो आपकी प्रकाश दीप्ति है तो यह आपके तापमंडल में क्या होती है कि एक अरोरा ज्योति पाई जाती है, एक प्रकाश दीप्ति पाई जाती है जिसको हम लोग अरोरा ज्योति के नाम से जानते हैं। और यह जो आपकी अरोरा ज्योति है इसको उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और
दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो उत्तरी ध्रुव पर आपका अरोरा बोरियालिस है उसे हम लोग कहते हैं सुमेरु, और जो आपके दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस है उसे कहा जाता है कुमेरु। ठीक है, तो जो आपका तापमंडल है, इसी तापमंडल में एक प्रकाश द्युति पाई जाती है जिसको हम लोग अरोरा ज्योति के ही नाम से जानते हैं। इसी अरोरा ज्योति को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ है। आप लोग सबसे पहले कीजिएगा क्या कि इस ग्राफ को आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हर एक चीजें जो होंगी वो आपको क्लियर दिखाई देने लगेंगी, जो आपको अभी स्पष्ट नहीं हो रही होंगी। ठीक है, इन सारी चीजों का हमारे बोलने के आधार पर आप एक अच्छी सी नोट्स बनाएं, क्योंकि आपकी वायुमंडल से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी खुशखबरी भी आपको मुझे देनी थी, और वह ये कि जो आपका नियर अबाउट लगभग 70 दिनों का जो लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लगभग हमारे यहाँ भी 50-55 दिन हो गया लॉकडाउन के, तो इन लगभग 70 से 80 दिनों के लॉकडाउन के कारण अभी तक के हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़ा ओजोन का परत के ऊपर जो छिद्र बना था वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इतने लगभग आपके 50 सालों से जो आपका ओजोन परत के ऊपर जो छिद्र हुआ था वह समाप्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण वह छिद्र भी जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो अब मौसम की मार आप लोग देख ही रहे हैं कि कहीं कहीं अचानक से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हमारी प्राकृतिक आपदाओं के ही अंतर्गत आती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अब अपने यूपी टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके जियोग्राफिकल पोर्शन की ओर मूव कर रहे हैं, जिनमें आज हमने सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपके वायुमंडल का उठाया था। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ अन्य नए और रोचक विषयों के बारे में बात करेंगे। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और अगर यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। सबसे जरूरी बात, घर पे रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।